बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। एससीओ तंजीम के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े खुल के बात की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर और जो हालात वाक़यात हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है उसकी उन्होंने बात की। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की, जाफर एक्सप्रेस की बात की और एससीओ अलामिया में भी जाफर एक्सप्रेस का जो है वो जिक्र किया गया है, मजम्मत की गई है। इसी तरह जो सानिया खुजार था, स्कूल बस पर खुद का हमला की मजम्मत की गई है। तो ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी जो है वो कि दुनिया अब तस्लीम कर रही है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, और एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी जो है वज़ीर-ए-आज़म के खुल के बात करने से तमाम ममालिक को जो है पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो है हिमायत की गई है, तायद की गई है। ये कहानी जो है, जैसे पहले हमने आपको सुनाया अपने इस मोन्टाज में कि ये कहानी जो है वो शुरू होती है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों से, काविशों से, जिन्होंने मार्का हक और मार्का हक से पहले और मार्का हक के बाद जो है मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें की, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। अब इसमें अगर देखें तो फील्ड मार्शल जो है वो उन्होंने चीन, अमेरिका और कई ऐसे ममालिक के दौरे किए और उनके सरबराहान ममलकत से बातचीत करके पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वहाँ पेश किया। कभी तो उन्हें मर्द आहन का खिताब मिला और कभी जो है वो चीनी वज़ारत ख़ारजा ने जो है उन्हें करार दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है, पाकिस्तानी फ़ौज को कौमी इस्तेहकाम का स्तून जो है वो करार दिया। ये वो चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर हम आईटी पे बात करेंगे कि 5G की नीलामी के लिए किस हद तक जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। सैलाब की सूरत हाल पे बात करेंगे कि सैलाब में जो लोग घिरे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए क्या किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जौहर सलीम साहब, आप साबिक सफ़ीर हैं। उनसे बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे तल्लुकात बढ़ रहे हैं दुनिया के साथ, अमेरिका के साथ, चीन के साथ, तो बाकी ममालिक जो है पाकिस्तान को बड़ी अहमियत दे रहे हैं। उसके पीछे क्या काविशें हैं और जो फ्यूचर है पाकिस्तान का वो आप कैसे देख रहे हैं, और जो पाकिस्तानी फ्यूचर है, पाकिस्तानी यूथ है, पाकिस्तानी अवाम है, उसका इस पर क्या असर पड़ेगा। जौहर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा, आपके सामने एससीओ कॉन्फ्रेंस, आपने दुनिया में पाकिस्तान की सफारतकारी की, पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश किया, कितनी बड़ी कामयाबी है सर कि आज एससीओ कॉन्फ्रेंस की अलामी में भी जाफर एक्सप्रेस का जिक्र है, सानिया खुजार का जिक्र है सर? जी बिल्कुल, इसी तरह पिछली जो एससीओ थी उसमें भी उसके जो कम्युनिके था, जॉइंट कम्युनिके या मुश्तरका इलामिया, उसमें भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की इनडायरेक्टली तायद हुई थी। तो बिल्कुल ये एक सफारती कामयाबी है। आप देखें, एससीओ जो है ये एक ऐसा फोरम है जिसकी 2-3 जो है ना शोबों में ज्यादा एक जो है फोकस है। उसमें एक काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी शामिल है एक तरफ, दूसरी तरफ ज़ाहिर है कनेक्टिविटी, ट्रेड, एनर्जी, ये सारे शोबे हैं उसमें। तो उसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों में है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान कनेक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा कीन है उसको बढ़ाने में इन सारे रीजन्स में, बिकॉज इसमें जो रीजन्स हैं वो कौन से शामिल हैं? साउथ एशिया है, ईस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया है और यूरेशिया का रीजन है। तो यही रीजन्स हैं जहाँ पाकिस्तान कनेक्टिविटी भी बढ़ाना चाहता है। इसी तरह जो हमारा काउंटर टेररिज्म के मामले में हमारा मौक़िफ़ रहा है बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग, वो यही है कि पाकिस्तान तो विक्टिम रहा है और बल्कि वो जो है ना इसके वैनगार्ड पे रहा है, ये जो फाइट है अगेंस्ट ग्लोबल टेरर। और उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत ही ज़्यादा जानों का भी, और जाहिर है कि इकोनॉमिक लॉसेस भी ली 140 या 150 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा के। तो अब ये है कि ये एक अच्छी चीज़ है कि उस मौक़िफ़ की एक पजीराई हो रही है। दुनिया बेहतर अंडरस्टैंड कर रही है पाकिस्तान की जो मौक़िफ़ है और पाकिस्तान की जो ये सारी काविशें हैं। क्योंकि इससे पहले ये हो रहा था कि हिंदुस्तान एक प्रोपेगेंडे के ज़रिए पाकिस्तान को ये जो है कोशिश उनकी होती थी मज़मूम कि पाकिस्तान को ये साबित करे कि जी पाकिस्तान तो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर है बेसिकली। तो उसमें जाहिर है कि उन्होंने बहुत साल डिसइंफो लैब्स बनाई, अपना इन्फ्लुएंस यूज किया, अपने इकोनॉमिक माइट यूज की। फिर जो एक बड़ी अहमियत है जो इसमें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो सो कॉल्ड है कि एज अ काउंटर वेट टू चाइना, तो उस इन्फ्लुएंस को भी इसमें इस्तेमाल करते रहे। लेकिन आखिर में जाहिर है जो है ना, जब आप कुछ, वो कहते हैं ना, आप कुछ देर तक तो बेवकूफ़ बना सकते हैं बहुत लोगों को, लेकिन आप हमेशा के लिए नहीं बना सकते। तो वही हुआ। अब एकदम हम देख रहे हैं कि हर जगह से उनको एकदम बहुत मुश्किल का सामना हो रहा है, बल्कि हजीमत का सामना हो रहा है कि किस्म के जो ताल्लुकात हैं
बाकी जगह पे भी इवन एससीओ को भी वो इस बार देखें, ये वही मोदी हैं जो एससीओ की, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स में आते ही नहीं रहे कई सालों से। और जब हिंदुस्तान ने भी उसकी मेजबानी की तो करनी थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको वर्चुअल कर दिया ताकि उसकी अहमियत ही खत्म हो जाए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये मगरबी कैंप में उस वक्त जो है ना, ये समझते थे कि वहां से हम सारे फायदे उठाएं और उनको ये साबित करें कि जो कहानी इंडिया सुना रहा था दुनिया को कि जो है वो इतनी बड़ी इकॉनमी है, इतने बड़े लोग हैं, इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन जब मार्का हक आया और उसमें जब उसे मार पड़ी और शिकस्त हुई, तो फिर दुनिया ने देखा कि जो नैरेटिव इंडिया बेच रहा था वो तो बिल्कुल टोटली गलत था और उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। जी, उससे भी बहुत फर्क पड़ा। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश की थी कि एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, जिसको कहते हैं ना इस खित्ते के लिए, कि जी हम तो इस खित्ते में हम जो है ना सबसे बड़ी ताकत हैं और हम इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इस खित्ते में। हालांकि वो उनके डिजाइन जो थे वो तो हेजेमोनिक थे, तो वो पोल सारा खुल गया उसमें, बिकॉज उसमें तो फिर दुनिया ने देखा कि अगर वो ये कहाँ से चाइना के काउंटरवेट बनेंगे जो कि पाकिस्तान का भी मुकाबला नहीं कर सक रहे। तो इस वजह से बिल्कुल वो एक उनकी कलई भी खुल गई। और उसके बाद फिर देखें अमेरिका का रवैया भी बहुत बदला, बाकी मुल्कों का भी रवैये में बहुत एक तब्दीली उसके बाद आई है। और अब हिंदुस्तान ये अचानक उनको एक नई हकीकत का सामना करना पड़ा है कि वो जो इतने सालों से उन्होंने एक अपना इमेज बनाया था, वो इमेज सारा जो है वो एक्सपोज हो गया है इस वक्त उनके साथ। तो अभी उनको समझ नहीं आ रही कि वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं और जो वो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल पावर शो करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ कि जी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, तो वो सारी चीजें जो उनकी हैं इस वक्त वो सब निगेट हो गई हैं। सर जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, फील्ड मार्शल के जो दौरा अमेरिका का अगर देखें, दौरा चीन देखें, ईरान की सूरत हाल देखें, तुर्किया का जो है उन्होंने मुलाकातें की हैं उनके सरबराहान से, तो वो सर किस हद तक मैटर करती है कि एक फील्ड मार्शल खुद जो है वो मैदान में है और मिलिट्री डिप्लोमेसी चल रही है और दुनिया तस्लीम कर रही है, अमेरिका जो है वो उसको मान रहा है, तस्लीम कर रहा है कि वाकई पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है और उसकी फौज जो है उससे तल्लुकात का ख़्वाह था। इसी तरह जो वजारत खारजा है चीन का, उसने भी एक मजबूत सतून जो है करार दिया। जी देखें, मुल्क के जो इदारे हैं ये सारे बहुत अहम, जाहिर है वो जब मिलजुल के काम करते हैं तो एक सिनर्जी पैदा होती है और वो सिनर्जी हम देख रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि आपका जो मौक़िफ़ है वो पूरी दुनिया में जो है उसकी फिर तायद होती है। बिकॉज जब आपके देखिए जब आपके काम कर और फिर जाहिर है खुसूसन एक आपकी क्रेडिबिलिटी भी बनी है ना, ये सारा जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, और उसमें पाकिस्तान की जो एक जिस तरह की पाकिस्तान ने उनके बिफिटिंग और एडिक्वेट रिस्पॉन्स दी, और जिस तरह से क्योंकि देखें हिंदुस्तान का बजट तो हमारे से मिलिट्री बजट तो 10 गुना से भी ज्यादा है। वो उनकी आबादी 1.5 अरब है, उनकी इकोनॉमी हमारे से 12 गुना बड़ी इकोनॉमी है, $600-700 बिलियन के रिजर्व भी हैं, $600-700 बिलियन की एक्सपोर्ट्स भी हैं। तो उन सारी चीजों के होते हुए और एक बहुत बड़ी फौज, और जाहिर है कि उनके पास वो राफाल तैयारे भी थे और वो S-400 सिस्टम्स भी थे और सारा कुछ। तो उसके बावजूद जब वो उनको उसमें हजीमत उठानी पड़ी तो उससे हमारी वो क्रेडिबिलिटी जो है मिलिट्री साइड की वो बहुत बढ़ गई। तो जाहिर है वो मुल्क के लिए ही उसका फायदा होता है। ठीक है जौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, बिल्कुल जैसे मिलिट्री डिप्लोमेसी है, SCO कॉन्फ्रेंस में वज़ीर का खिताब है, तो दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे फिर बात करेंगे कि सैलाब की सूरत हाल क्या है, कितना खतरा है दरियाए सिंध में और पंजाब में जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उसकी क्या सूरत हाल है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि सैलाब तो एक कुदरती आफत है और किसी कुदरती आफत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बड़ा मैटर करता है किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में। डॉक्टर रिजवान नसीर हमें ज्वाइन किया है, आप सेक्रेटरी हैं इमरजेंसी सर्विस पंजाब के, उनसे बात करना चाहें। डॉक्टर रिजवान, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, सैलाब की तबाहकारियाँ तो आपके सामने है और जितना पानी रावी के अंदर है, चिनाब के अंदर है, सतलुज के अंदर है और जितने देहात जितने डिस्ट्रिक्ट जो है उससे जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सर उसका जरा बताइए कि वो किस तरह जारी है और क्या किया जा रहा है। इसमें जी जिस वक्त ये सैलाब की हमें एक वार्निंग मिली थी वहां से इंडिया से जैसे ही लेटर आया तो साथ ही जो फ्लड की जो कैबिनेट कमेटी मीटिंग है वो हुई और उसमें यही असूली फैसला किया गया कि आई थिंक
सबसे अव्वलीन तरजीह है हमारी लोगों की जिंदगियां बचाना। जी, हमारा ये जो एक इस बार जो अनप्रेसिडेंटेड एक फ्लड आया बैक वक्त 3 दरियाओं में, यानी सतलुज में पहले, ये सिर्फ सतलुज में 2 साल पहले आया था, रावी जो कि हम जिसको भूल गए हुए थे, उसके अंदर 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा जिस तरह से आया और उसके बाद वो परसिस्ट किया 1-2 दिन, ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। जैसे ही हमें ये जब वार्निंग इशू हुई थी तो हमने पहले से डिसाइड कर लिया था कि वी हैव टू सेव लाइव्स, तो रिवर बेड से जितने लोगों को क्लियर कर सकते हैं वो हमने क्लियर करने के लिए जो हमने सारा प्लान किया। और अब तक मैं आपको बताता चलूं कि ग्रेजुअली जिस तरह ये ऑब्वियसली वहां से एंटर किया और उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाता गया चराब सियालकोट से, और उसके बाद जो है हमारा इसके बाद रावी, दारोवाल, लाहौर, फिर शेखुपुरा, अब ननकाना और इस तरह से वेरी हाई फ्लड जो इस वक्त फैसलाबाद के साथ गुजर रहा है, तो वहां पे जाके तो वहां पे तमाम एरियाज के अंदर इसी तरह सतलुज में, कसूर में हुआ, फिर उकाड़ा, पाकपतन, बावल नगर, ये सारे एरियाज में से उतावा जा रहा है। तो हमारी अब तक हमने 827 बोट्स जो है वो डिप्लॉय की हैं, बेड़े भी हमने एंगेज किए हैं ताकि जानवरों को भी निकाल सके बड़े से बड़े। तो ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, मेरे ख्याल से तारीख का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो साइमल्टेनियसली हमने तीनों दरियाओं में इकट्ठा किया। अब तक हम 9 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो हमने इनखला किया तमाम रिवर बेड एरिया से, और इसमें तकरीबन हमारे 6 लाख के करीब जो है वो जानवर भी जो है वो है। और जब जो आखिर में लोग नहीं निकले उसके बावजूद रह गए, उसमें हमने बोट ऑपरेशन भी कंडक्ट किया जिसमें हमने तकरीबन 1,60,000 जो लोगों को जो है वो बोट्स के जरिए भी निकाला, छोटे जानवर निकाले और बड़े जानवर जो है पेड़ों के जरिए भी निकाले हैं, ताकि जो एंड में जो निकलने से रिलक्टेंट थे उनको भी हमने जो है वहां पे एंड में निकाला ताकि कोई भी अमवात ना हो। इसी की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि जितना बड़ा स्केल था उसके हिसाब से अमवात बहुत थोड़ी और बहुत कम हुई। लेकिन डॉक्टर साहब जो अमवात हुई हैं, तो ये जो सर अमवात हुई हैं उसके उन्हें क्या रेस्क्यू नहीं किया गया था, या लोग जैसे आपने बताया कि वार्निंग के बावजूद जो है वो लोग बैठे रहे अपने घरों में, अपने देहातों नहीं छोड़े, लोग पीछे रह गए, लोगों ने वो निकले नहीं, कुछ छुप गए, वो फिर हमें बाद में इस तरह से मिले। दी ओनली जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा बात का मिला वो सियालकोट में था, जहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए था क्योंकि सियालकोट के अंदर हुआ ये कि वहां पे एकदम एक ब्रीच हुई और समड़ियाल के पीछे जो एरिया में एक्सपेक्टेड नहीं था पानी, वहां पे सडनली एंटर कर गया, तो वहां पे मैक्सिमम हमें थोड़ी सी डेथ्स मिली। बट अदरवाइज जो है बाकी जगहों पे 1-2 जो लोग नहीं निकले या कहीं छुप के रह गए थे, जनरली उनकी उस तरह से डेथ हुई, या कोई एक आधा सेल्फी लेते हुए गया अंदर, एक को पीछे छोड़ आए थे जिस तरह वजीराबाद में, तो इस तरह के वाकयात जो हमें देखने को मिले। तो डॉक्टर साहब अभी इसी तरह बच्चों ने कोई पॉन्ड्स में नहाना शुरू कर दिया था, वो मैं अब भी कहूंगा लोगों से कि दरिया में सीरियसली लें, अब साउथ में जा रहा है, वहां पे जो एरियाज है वहां से प्लीज बराए मेहरबानी इस वक्त जो है वो निकल जाए। जो भी इंतजामिया है वो भी आपको वार्निंग दे रही है, इस वक्त रिस्क ना लें और इस वक्त इन एरियाज से निकल जाएं ताकि आप महफूज रहें, और साथ ही अपने जानवर भी लेके जाएं ताकि दोनों आपके जानो माल सब कुछ महफूज रहे। थोड़ी देर की बात है, जब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो फिर उस वक्त आप फिर वापस आ सकते हैं। दूसरा, पानी में भी ना जाएं क्योंकि उससे जल्द की बीमारियां बहुत सारी फैल रही हैं, तो इस किस्म की चीजों से आप बच के रहें। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा कि अभी जो साउथ में पानी जा रहा है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, जारी बात है और आबादियाँ जो इसमें आएंगी, मुल्तान रीजन जो है उसकी बात की जा रही है, इस तरह लिया और डीजी खान का जो एरिया है उसकी बात की जा रही है, फिर दरिया सिंध की बात की जा रही है। तो आप लोगों ने कोई इंतजाम वहाँ पे कर रखे हैं, लोगों को वार्निंग इशू हो गई है और लोगों को निकालने के लिए क्या प्लान है सर? जी, पूरा इंतजाम है जी, पूरी वार्निंग्स हैं बीन इशूड, ज्यादातर लोगों जगहों पे हम एवैक्यूएट कर चुके हैं। उसके बावजूद कुछ लोग हैं जो इंसिस्ट करते हैं कि जी मेरा हाई ग्राउंड है, मैं यहाँ पे बड़ी देर से है, बड़ी प्रॉब्लम, और कहीं पे चुप के वापस जाते हैं, वहां पे कुछ बेड़े भी चलते हैं, वहां पे भी कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से जारी रहती है। तो ऐसे लोग जो है स्पेशली जो दरिया के अंदर बैठे हुए थे या वहां पे जो है वो एक थोड़ा सा रिस्क रहता है, फिर उस तरह से कोऑपरेट नहीं करते, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है। तो ये नो डाउट कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां पे भी हम लोगों से अपील करेंगे कि इस वक्त वहां से दरिया में बैठे होते हैं लेकिन इस वक्त रिस्क ना लें और खासतौर पर इस पानी से दूर रहें ताकि कोई बीमारियां भी ना फैले। डॉक्टर साहब, बीमारियों की आपने बात की, सैलाब जारी बात है, जब सैलाब आता है तो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो वबाई अमराज फूटने का खदशा होता है, और सैलाब का पानी जो है उससे लोग कहते हैं कि पीने जब वो पीते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप लोगों ने क्या हिदायत जारी की हैं, या लोगों को जो है वो क्या उसमें अवेयरनेस दी जा रही है कि लोग इससे बचें इन बीमारियों से? जी, वज़ीर आला पंजाब ने तो बाकायदा जी डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट मीटिंग कर रही हैं, वो विजिट भी कर रही हैं, अभी भी आज भी जहांगपुर भी उन्होंने विजिट किया, तो वहां पे सारे जिला इंतजामिया ने कुछ कैंप लगाए हैं, स्कूलों को भी उन एरियाज में नहीं खोला गया ताकि वहां पे लोग आके
जो है वो कुछ अरसे के लिए जो भी उनको वहां पे टेम्परेरी वहां पे आ सके, वहां पे उनको खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी तरह वहां पे हेल्थ के भी कैंप्स लगे ताकि जो भी कोई जल्दी बीमारियां हो उनको भी जो है उनका इलाज किया जा सके। क्लिनिक और मील्स भी वहां पे मौजूद हैं और इस तरह के सारे इंतजाम किए गए हैं। इवन जानवरों के भी जो वेटनरी वहां पे जो है वो फैसिलिटीज अवेलेबल है और तो ये सारी की सारी वहां पे जो इंतजाम किए गए हैं ताकि जो भी लोग हैं वो सेफ रहें, उनका इलाज हो सके और उनको पर वक्त जो है वो मदद मिल सके। सर कितनी टीमें डिप्लॉयड हैं आपकी और किन किन एरियाज में ये आप लोग काम कर रहे हैं? जी तमाम जी पूरे पंजाब में इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। जो भी अफेक्टेड एरियाज है, ऑब्वियसली इंडस और जेलम में एक बार आया है जो चकवाल के अंदर सडन क्लाउड आउट जो हुआ है, आउटबर्स्ट हुआ, उसमें कोई 350 मिलीमीटर जो बारिश हो गई, उसके बाद उसने जेलम में आके मुतासर किया, वो निकल गया। अभी आज फिर नाला लई में इस वक्त जो है वो एकदम बारिश हुई है अभी और वो फिर दोबारा से एक्टिव हुआ है, लेकिन वहां पे इस किस्म का हमें नहीं है। वो नाला क्लियर है, उसको रेगुलर मॉनिटर कर रहे होते हैं, बट उसके अलावा हमारा मेन चनाब, इसके साथ साथ रावी और सतलुज के अंदर जो है वो पूरा अभी भी फ्लड ऑपरेशन जारी है। सर जिन लोगों को आप जो है वो रेस्क्यू करके निकालते हैं और जब पानी थोड़ा सा नीचे होता है तो वो दोबारा जाने की कोशिश करते हैं अपने घरों को, तो इस सूरत से निपटने के लिए जो है वो ये तो ज्यादा खतरनाक है कि आप रेस्क्यू करें फिर लोग वापस निकल जाएं और पानी फिर दोबारा से आ जाए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस बार हमारा सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है और अभी भी यही होता है। लोग जो है ना वो छुप के फिर जाने की कोशिश करते हैं, रात के वक्त जाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए जो है दोनों चीजें, एक और था उनको फियर ये होता है वहां से चीजें चोरी ना हो जाए। तो जब वज़ीर आला पंजाब ने कल जो स्पेसिफिकली पुलिस से भी कहा कि जी आप वहां पे डिप्लॉयमेंट करें ताकि लोगों को ये फिक्र ना हो कि जी पीछे जाके हम छोड़ेंगे और साथ ही पीछे से वहां पे आके कोई चोरी करके ले जाएगा। तो ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये फ्लड इस तरह से अनप्रेसिडेंटेड है कि 3 दरियाओं में इस तरह से इकट्ठा जो है आ जाए और तो इसलिए ये नो डाउट चैलेंज है, बट लोगों से हम यही कहेंगे कि कोऑपरेट करें, अपनी इस वक्त जानो माल को जो है वो खतरे में ना डालें और वहां से इन रिवर बेड से निकल जाए कुछ अर्से के लिए। तो डॉक्टर साहब ये जो पानी जारी बात है, पानी आगे ट्रेवल कर रहा है और अगले जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं उनको इफेक्ट करेगा, तो जिन जो एरिया से पानी निकल गया है, पानी आगे जो है वो जो रेले जा रहे हैं, तो इन एरियाज को आप कब तक क्लियर कर लेंगे? जी साथ साथ क्लियर होते जा रहे हैं। आपने देखा मैं सियालकोट में जिस दिन हुआ वो एक बिल्कुल उस रात को तो अनबिलीवेबल था, तीनों नाले इकट्ठे चल पड़े, ऊपर से 350 मिलीमीटर बारिश भी हो गई, तो वो तो एक उस दिन तो एक तूफान था बिल्कुल वहां पे। लेकिन हम दूसरे दिन गए, नाले में ये है कि एकदम पानी आता है फिर एकदम उसमें से पानी रिसीड भी कर जाता है, तो उसमें अब तकरीबन पानी जो है वो नीचे चला गया शहर में, शहर ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे थोड़ा सा पानी खड़ा होगा जो सर्टनली आया, तो बाकी एरियाज तो जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है वहां पे क्लियर होते जा रहे हैं एरियाज, तो ग्रेजुअली वहां पे रिसीड कर गया है। अब जो है मेन साउथ की तरफ जो है वो जा रहा है इस वक्त। अगर चनाब में देखें तो जो हमारा इस वक्त खानेवाल तक जंग से गुजर रहा है, उसके बाद खानेवाल मुल्तान में जा रहा है। इसी तरह अगर रावी के अंदर देखा जाए तो वहां पे हमारा जो है वो इस वक्त फैसलाबाद, इसी तरह साहिवाल टोबा टेक्सिंग की तरफ है, और इसी तरह जो आपका सतलुज का है उसमें बिहाड़ी और जो है बहावल नगर और लोधरा का जो एरिया है उसमें जा रहा होगा पानी। सर कितना खतरा है सर? आप तो खुद लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, जब भी रेले गुजर रहे हैं या मजीद जो है वो पानी आ रहा है। देखिए ये ज्यादातर रिवर बेड और उसका एरिया है, लोग इससे फेमिलियर भी होते हैं क्योंकि ये जानते भी हैं कि सैलाब आता है, सिर्फ वो इस स्केल का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वरना इन बारिशों के मौसम में ऑलरेडी तैयार होते हैं, उनको पता भी होता है। लेकिन ये जो एकदम 3 दरियाओं में आया है ये नो डाउट एक बहुत बड़ा जो है वो एक चैलेंज है। और तो ये अभी आई थिंक अगर पीछे से बारिशें और मजीद नहीं होती, ऑल्दो एक वार्निंग है, कहते हैं कि ऊपर की तरफ हो रही है, वो हम देख रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं, तो फिर आई थिंक ग्रेजुअली ये रिसीड कर जाएगा और यहाँ से ये एरियाज ग्रेजुअली क्लियर होते चले जाएंगे। डॉक्टर साहब अब तो ये सैलाबी सूरत है, 3 दरियाओं का इकट्ठा पानी और फिर वहां से लोगों को रेस्क्यू करना, नो डाउट ये बड़ा ऑपरेशन था, तो आपने कुछ खामियों भी कोई तो जो है वो निशानदेही हुई होगी कि यहाँ पे हमें रेस्क्यू टीमें ऑलरेडी होनी चाहिए इन रिवर बेड्स पे, लोगों को स्पेशली अवेयरनेस के लिए। सर रेस्क्यू तो खैर आपने करना ही होता है, जो अवेयरनेस है वो कितनी जरूरी है सर? जी इस पे अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हमने बाकायदा कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स को ट्रेन किया हुआ है जो कि हर इलाके में हर यूनियन काउंसिल में अब मौजूद है, और इसमें एक बड़ा जबरदस्त हमारा प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम है जिसकी बदौलत इस बार भी हमने कच्चे के इलाकों में, दरियाई इलाकों में
हम इजीली जो एक्सेस कर पाए, इवन जहाँ पे सड़कें नजर नहीं आ रही थी और रात के वक्त भी हमें जाना था, वहां पे हमारे साथ कम्युनिटी एंगेज थी, उनको हमने तैयार किया हुआ था, तो उससे हमें बहुत हेल्प हुई और उससे हमारे सारे एरिया को हमें एक्सेस करने की कोशिश तो हमने यही की ना कि बड़े नंबरों में पहले ही निकल जाए, लेकिन एंड में भी नहीं लोग निकले, तो वो जो रह गए वो ये हमारी कम्युनिटी टीम्स और हमारी तैयारी की बदौलत हम उन तक भी रात रात को भी पहुंच सके। डॉक्टर साहब, आप खुद रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा हैं और कई जगह से सर यही भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा, हम बेयारो मददगार बैठे हुए, हम तक पहुंचना को नहीं है। तो सर इस कंप्लेंट को दूर करने के लिए कुछ आप देख रहे हैं कि कहाँ लोग मौजूद हैं, शायद दूर दराज इलाकों में मौजूद हों जहां तक आप ना पहुंचे हों? डॉक्टर साहब, आज मैं छंग में था तो बड़ी एक अजीब सी बात जो है नॉर्मली जी, एक जो चीज बड़ी यूनिक जो मैंने 2010 के फ्लड्स में भी देखी, उसके बाद भी देखी, जितने इलाकों के भी जो वो होते थे वो फकीर या कुछ और मांगने, वो आके कुछ खास जगहों के ऊपर सामने बैठ जाते हैं ताकि वो आके और फिर इस किस्म की चीजें भी करते हैं। वरना जितने भी लोग हैं अगर दरिया के बेड में हैं वो तकरीबन जानते हैं कि सैलाब आते हैं, वो अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं और जनरली इस किस्म की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती। अब कोई भी ऐसे एरिया नहीं है, अगर वो किसी भी स्कूल में चले जाएं अपने लोकल कम्युनिटी लेवल पे, वहां पे खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, जरी बात है, अब ये इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, मौसमी तब्दीलियां हो रही हैं, तो इससे सर कितना जरूरी है कि इससे निपटने के लिए सर कोई इंतजामात हों ताकि कोई इस्लाब आए, कोई नागानी आफत आए तो उससे जो है वो निपटा जा सके? जी, ये आई थिंक इंतजाम करने पड़ेंगे, इस पे भी हमें बड़ा क्लियर है। पंजाब ने जहाँ पे शहरों में इंक्रोचमेंट्स को खत्म कराया है, उन्होंने कहा है कि जी दरिया के बेड्स को क्लियर रखना होगा। ये एक फिनोमेना है, हमें एक रियलिटी है जिसको एक्सेप्ट करना है। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ अब ये बारिशें और ये पैटर्न्स आएंगे, जितने बेड्स हैं उनको रिस्पेक्ट करें, उनको जो रास्ते हैं उनको क्लियर रखें ताकि ऐसी जो है ऐसे चैलेंज जो है वो निपटा जा सके और इनसे बर्दाश्त किया जा सके। तो आई थिंक ये बड़ा जरूरी है जो हमें स्टेप लेना होगा ताकि जो भी लोग हैं इनको रीसेटल करें किसी तरह से भी और कहीं पे, ताकि वहां पे जरूर काश्त करनी है वो ले लें, एनिमल ग्रेजिंग करनी है, लेकिन जब फ्लड का सीजन आता है तो वहां से निकल जाए ताकि कोई भी जानो माल का किसी का नुकसान ना हो। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन सर, आपके कितने लोग जो है वो फील्ड में काम कर रहे हैं और कितनी सर टीमें आपकी जो है वो काम कर रही है? जैसे आपने बताया कि कोई 827 बोट्स जो है वो फील्ड में है और काम कर रही है सर। 800 और तकरीबन 3500 रेस्क्यूअर है जो दिन रात इस वक्त काम कर रहा है। मसलन जो हमारे जिले अफेक्टेड नहीं थे, हमने वहां से भी टीमें भेज दी हैं, वहां पे कोड रेड दे दिया है, 24 घंटे ड्यूटी पे हैं लोग ताकि वहां पे जाके लोगों की मदद कर सके। तो ये बहुत बड़ा जो है 3500 से लोगों को हमने भेजा हुआ है इस वक्त। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ये था डॉक्टर रिजवान जो बता रहे थे कि किस हद तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी, क्योंकि एट अ टाइम जो है वो दरिया सतलुज, झेलम, चनाब का जो है वो इतने लाखों क्यूसेक पानी के रेले गुजरना इस बात की निशानदेही करता है कितनी बड़ी तबाही जो है वो आ सकती है। लेकिन मरियम नवाज खुद जो है मैदान में थी, पूरी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मैदान में थी, पूरे इदारे जो है मैदान में थे और अब भी मैदान में है। आज भी मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है जंग में थी, उन्होंने खुद बोट में बैठ के लोगों तक पहुंची, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए जो है अपना रोल प्ले किया और हिदायत दी। रेस्क्यू 1122 के लिए जो है उन्होंने इनामात का भी जो है ऐलान किया। तो ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं करने की। और सबसे बड़ी बात जो है नाज़रीन ये है कि अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है कि जब सैलाब आ रहा हो तो आपने करना क्या है। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बिलाखिर 5G के मैदान में बड़ी जो है वो कामयाबी हासिल करने जा रहा है पाकिस्तान, और स्पेक्ट्रम की नीलामी से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें उन फ्रीलांस लोगों के लिए, जवानों के लिए दस्तयाब होंगी जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन लोग काम करते हैं, स्पेशली जो हमारे यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बैठ के ऑनलाइन काम करते हैं और पूरी दुनिया में जो है उसका पैसा कमा के जारी बात है पाकिस्तान में आता है। तो उसके लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है और इस इंटरनेट के फास्ट स्पीड जो इंटरनेट है उसकी दस्तयाबी के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। हमें ज्वाइन किया यशीन जमाल साहबा ने, आप सीनियर एंकर हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। यशीन, शुक्रिया वक्त देने का। 5G की बात हो रही है, 5G की नीलामी, स्पेक्ट्रम की नीलामी और बाकी जो चीज़ें हो रही हैं, उस दिन ब्रीफिंग में मौजूद थे आप। एक जो बड़ी ब्रीफिंग हुई थी उसमें जो
लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 10 लाख का हदफ रखा गया है कि जो नौजवान हैं उनको ट्रेन किया जाए ताकि वो IT से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो कैसे देख रही हैं, क्या मुस्तकबिल है 5G का पाकिस्तान में? जो हर्डल्स की बात की गई कि कई सालों से जो है इस स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं हो रही, तो वो सारी हर्डल्स जो है दूर की जा रही हैं। जी चलिए, मेरा ख्याल है जो ब्रीफिंग है उससे मेरा भी टेक अवे पहला तो यही था कि चले देर आए दुरुस्त आए, कम से कम सोच तो रहे हैं हम इस बारे में कि हमें कुछ करने की जरूरत है। देखिए दुनिया में इस वक्त अगर हम बात करें तो IT एक ऐसा सेक्टर है कि दुनिया में बहुत से मुल्क हैं जो अपने मुल्क के अंदर IT हब्स बनाने के ऊपर फोकस्ड हैं। ऐसे ही है हमारा सर ये हाल है कि हम यहाँ पर जो फ्रीलांसिंग करते हैं बच्चे, जो रात को कुछ एक्स्ट्रा काम करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी जब अपना काम खत्म कर लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसको अपलोड करने के अंदर ही उनको इतना वक्त लग जाता है कि वो दुनिया के और बहुत से ऐसे लोगों से जो वही काम कर रहे होते हैं उनसे वो कुछ सेकंड्स और मिनट्स की वजह से पीछे रह जाते हैं, और फिर वो उतने अच्छे पेड भी नहीं होते, उनको कभी कभी माली नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। स्पीड की सर अगर हम बात करें, साउथ एशिया में सबसे कम जो इस वक्त स्पीड है वो पाकिस्तान की है। उसकी रीजंस बहुत सारी हैं जो हमें उस दिन ब्रीफिंग में भी बताई, मैंने बाद में बल्कि देखा जो कि जो मिनिस्टर साहिबा हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जाके खुद मजीद भी उसके ऊपर बात की कि स्पेक्ट्रम, उसका ऑक्शन, स्पेक्ट्रम की एक्सपेंशन एक बहुत बड़ा इशू है, फाइबर ऑप्टिक उसको लेकर आना, अच्छा उसको डिफरेंट जगहों पर जो सबमरीन केबल है उसको ना सिर्फ लेकर आना बल्कि डिफरेंट जगहों पर उसको लैंड कराना, वो भी एक चैलेंज है। वो कह रही है कि हम उसके जो पॉइंट्स हैं उसको इंक्रीज करने के ऊपर काम करें, क्योंकि अगर सबकी सब केबल कराची में ही लैंड करेगी तो एक इशू आए तो हर तरफ फिर उसका इशू जो है वो उसका एक रिपल इफेक्ट होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। इसके ऊपर मेरा ख्याल है हम गुफ्तगू तो बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल अमल दरामद की बात करें तो मेरा बड़ा गिला है कि हुआ नहीं ना जी। देखिए 2020-21 में जहां खड़े थे वहीं पर आज भी खड़े हुए हैं। इमरान खान की हुकूमत, PTI की गवर्नमेंट में अगर कोई काम हुआ था, मुझे उसका भी इतना नहीं, एक जो केबल है उसकी लैंडिंग का मुझे पता है कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट गवादर में क्रिएट किया था फवाद चौधरी साहब के दौर में, लेकिन शायद सब्सटेंशियल काम तब भी नहीं हुआ था। उसके बाद से PDM-1 वो गवर्नमेंट, यही लोग थे सारे, आज फिर इनकी हुकूमत है, 3 साढ़े 3 4 साल का अरसा गुजर गया, क्या काम किया है इस 4 साल के अंदर? 4 साल के बाद भी अगर मिनिस्टर साहिबा आके हमें यही बताएंगी कि 2 लेन रोड है उसमें 8 लेन की गाड़ी चला रहे हैं हम, तो ये प्रॉब्लम्स तो हमें पता है। वो तो अगर आप यहाँ से बाहर निकले तो मैं यहाँ से बाहर निकल के आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकती, सिग्नल नहीं आता। असल मसला तो तब आता है कि जब किसी को NOC की जरूरत पड़ती है तो कभी एक गवर्नमेंट कहता है कि मेरा NOC बड़ा जरूरी है, दूसरा कहता है कि मेरा NOC बड़ा जरूरी है। तो उन्होंने बात की कि राइट ऑफ वे का जो मामला था वो भी खत्म हो गया, CDA ने, रेलवे ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने। तो उसको कैसे देख रही है कि एक वन विंडो ऑपरेशन हो, जैसे उस दिन सारे इदारे बैठे हुए थे, PTA था, पेमरा था, फ्रीक्वेंसी बोर्ड वाले थे, बाकी लोग थे, तो एक ही जगह पे जो है वो सारा काम होना चाहिए। सर एक जगह पे देखिए, मैं वही सोल्यूशंस हमारे पास मल्टीपल हैं, आसान हैं, दुनिया भर में अडॉप्ट हो रहे हैं। अगर बांग्लादेश और मुख्तलिफ मुल्क इस रीजन के कर सकते हैं, पाकिस्तान भी कर सकता है। कहीं ना कहीं एक तो सर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, मुझे ये लगता है। हमारे स्पेक्ट्रम के कुछ इश्यूज लिटिगेशन के अंदर हैं, हमारे जो लीगल मामला हैं अगर वहां पर बात फंस जाए तो हमारे मुल्क में तो वो लीगल लकूना जो मसला वो निकलता ही नहीं है। 96 में एक केस लगा था जो पहली दफा 2021 या 22 में मेरा ख्याल है कि वो लिटिगेशन से निकला, और वही कंपनी अब दोबारा लिटिगेशन में चली गई है, और वो केस सिंध हाई कोर्ट में पहले लगा, वहां से निकला, अब वो कंपनी दोबारा एक लोअर कोर्ट में लिटिगेशन में चली गई है। अब इट्स एनीबडीज गेस, मेरा और आपका गेस है कि वो अगली कितने दिहाइयां लगाएगा। और 96 से लेकर 21 वो वाला टाइम है, ये 2020 वो टाइम है जब ये कंपनी इंडस्ट्री आई, इसने बूम किया, ये अपनी सैचुरेशन पे पहुंच गई, और हमारे मुल्क के अंदर एक स्पेक्ट्रम का एक ऐसा एलिमेंट, और वो एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जो कि मिनिस्टर साहिबा ने खुद भी एक्सप्लेन किया कि वो छोटा है वैल्यू वाइज, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, वो लिटिगेशन में फंसा रहा। तो फिर हमने क्या ग्रो करना है, हमने क्या आगे जाना है? यहाँ पर तो मुझे समझ में ये नहीं आती कि जो इस तरह की कंपनीज और ये वाले लोग हैं, ये हमारी हुकूमतों से, हमारे इदारों से ये ज्यादा बड़े हैं, अगर इस ज्यादा तगड़े हैं। अगर इसके बावजूद हमारे नौजवान इतना काम कर रहे हैं, इतना जरिए मुबादला जो है पाकिस्तान ला रहे हैं, तो अगर ये इंटरनेट स्पीड बेहतर हो गई और अच्छी होगी तो फिर क्या होगा? देखिए हमारी कैपेसिटी नहीं है, और वो ठीक है, मिसाल अच्छी देती हैं वो कि हमारी जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा है, वाकई 2 लेन की सड़क है, उस पर 8 लेन की गाड़ी चल रही है। अब उस सड़क को कैसे 8 लेन का करना है? सड़क उठा के तो कहीं नहीं लेके जा सकते, उसको एक्सपैंड ही करना है। उसको एक्सपैंड करने के वही तरीके हैं जो वो बता चुकी हैं। वो कहती हैं हम मार्च अप्रैल में ऑक्शन का अमल शुरू करने वाले थे, वो नहीं हुआ। अब वो क्यों नहीं हुआ, उसकी बहुत ज्यादा बातें जो है वो वजूहात मुझे तो कम से कम समझ में नहीं आई। अगेन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ विल है। अगर वो हर्डल्स जो है वो दूर कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। तो मैं तो कह रही हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, आई एम हैप्पी, लेकिन कहने का मतलब फिर भी वही
आ जाता है कि ये जब इस तरह की बातें आके ब्रीफिंग्स में हमें कहते हैं जी कि ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, तो मुझे इसलिए समझ में नहीं आती कि आप एक पीटीआई की 3-4 साल की हुकूमत निकाल दें, पहले भी आप थे, उसके बाद भी आप में, क्यों? ये तो एक इतना बेसिक इशू है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इससे चलती है, हमारी कम्युनिकेशन इससे चलती है, आपकी कोई भी इंडस्ट्री की आजकल आप बात कर लें, आईटी के बगैर कुछ चलता है दुनिया के अंदर? चलता। वो उन्होंने बताया कि स्किल प्रोग्राम जो है 3 लाख बच्चे ज़रिए तरबियत हैं, 10 लाख का हदफ है। नहीं, हमें बच्चों को बच्चे तरबियत के बगैर भी काम कर रहे हैं, वो लीस्ट ऑफ आवर कंसर्न्स है। पहले उनको प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड करें। आप 10 लाख का हदफ रख रही हैं, 20 का रख रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है वो इररेलेवेंट है। वो प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं है, वो कैपेसिटी और वो रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे को कैसे स्किल करना है, उसको ट्रेन कैसे करना है, मेरे ख्याल में तो बहुत सेकेंडरी बात है। बच्चे ट्रेनर, लेकिन उन्हें जो है फैसिलिटी चाहिए, जो काम कर रहे हैं उनको तो दे दें पहले फैसिलिटी। ठीक है यास्मीन, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।